नमस्कार। तो इंडियन पॉलिटी का ये अगला चैप्टर शुरू करते हैं। संविधान में प्रीएम्बल बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताता है और जो लीगल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए उसको समझाने, एस्टैब्लिश और प्रमोट करने में और लैंग्वेज की एम्बिग्विटी को आसान करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो थे वही प्रीएम्बल में डाल दिए गए हैं, जिनको कि 1976 में अज्यूम किया, एक बार अमेंड किया गया था। प्रीएम्बल का टेक्स्ट एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our constituent assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो भारत की जनता अपने आप को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानती है और जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, बस इंटरप्रिटेशन के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेग एस्पेक्ट्स जो हैं प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको प्रीएम्बल आसान करने के लिए यूज़ होता है। फिर एक बेरूबारी केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया। इसके बाद है लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 जो पास हुआ था, उसने सुजरेनिटी को और पैरामाउंट सी जो क्राउन की होती थी, वो सेक्शन 7 पार्ट 1 पार्ट बी में इस एक्ट की, उसको लैप्स कर दिया, बैन ख़त्म कर दिया। तो उस दिन से, जब से ये एक्ट पास होता है, तो जो मैजेस्टी, जो इंग्लैंड का क्राउन है, वो इंडियन स्टेट्स के ऊपर अब सॉवरेन नहीं है, उसकी सुजरेनिटी ख़त्म हो जाती है और जो भी ट्रीटी या एग्रीमेंट उस हैं वो उस डेट को सब इनवैलिड हो जाते हैं और इंडियन स्टेट्स के लिए सारे ऑब्लिगेशंस, सारी चीज़ें, सारे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, सारी पावर, राइट, अथॉरिटी, ज्यूरिसडिक्शन जो कुछ है वो सब ख़त्म हो जाता है। और जितने भी स्टेट्स डोमिनियन ऑफ इंडिया के बाउंड्री के अंदर आते हैं, 552 इन टोटल, जिसमें हैदराबाद, कश्मीर, बहावलपुर, जूनागढ़ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसमें चित्रल, फुलरा, दीव, स्वात, अम्ब आते हैं, उन सब ने भारत का डोमिनियन का हिस्सा बनने के लिए एक्सेशन पे साइन कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को 552 स्टेट, इन कुछ स्टेट्स को छोड़ के भारत में थे। फिर मर्जर और इंटीग्रेशन की बात है। फिर एक पटेल स्कीम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर इंचार्ज थे होम अफेयर्स के। 216 स्टेट्स को मर्ज किया गया प्रोविंसेस में और एक जियोग्राफिकली कंटिग्यूअस कनेक्टेड लैंडमास बनाया गया। तो पार्ट बी जो है फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये मर्ज स्टेट रखे गए। सबसे पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मर्जर हुआ, उड़ीसा में ये सब मिले और 1 जनवरी 48 को ये मर्जर कंप्लीट हुआ। 61 ऐसे स्टेट्स थे जिन्हें सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया बना दिया गया और पार्ट सी में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल के। ये जो बन के आया इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। ये जो तीसरा इंटीग्रेशन का फॉर्म था, इसमें 275 स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया 5 यूनियन में। मध्य भारत, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोची, इन सबको पार्ट बी में रखा गया। और जो 3 स्टेट्स थे वो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर थे। तो टोटल ये 8 स्टेट्स हो गए। जम्मू कश्मीर भारत में एक्सीड करता है 26 अक्टूबर 47 को और उसको पार्ट बी में रखा जाता है। लेकिन ये जो एक्सेशन था ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जिसने इसको नवंबर 56 में किया भी। हैदराबाद फॉर्मली एक्सीड नहीं करता है और निज़ाम एक प्रोक्लेमेशन देता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप में इंडिया के साथ नहीं आता है और एक रैटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस चीज़ का किया जाएगा। जो राज्य प्रमुख थे पांचों यूनियन के और जो रूलर थे हैदराबाद, मैसूर और जम्मू कश्मीर के, उन सब ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेमेशन के साथ अडॉप्ट कर लिया था। इस तरह से इंटीग्रेशन भारत का ख़त्म होता है 7वें अमेंडमेंट के समय पे 1956 में, जिसने कि पार्ट बी स्टेट्स जो थी उनको अबॉलिश कर दिया और अंत में पार्ट ए और पार्ट बी की सारी स्टेट्स को एक लिस्ट में रख दिया। जो स्पेशल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बी स्टेट्स के लेके वो सब ओमिट कर दिए गए और उन स्टेट्स की अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई और वो भारत के यूनियन का हिस्सा हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने माना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और उनकी टेरिटरीज़ की बात होती है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो टेरिटरीज़ आएंगी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की, या कोई अगर टेरिटरी नई एक्वायर होती है। आर्टिकल 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, फेडरेशन नहीं कहता है। यूनियन कहने का मतलब है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सेसेशन अलाउड नहीं है। फेडरेशन होता है तो डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं देश, लेकिन यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। यूनियन टेरिटरीज़ यूनियन ऑफ स्टेट में नहीं रखी जाती हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट, यूनियन टेरिटरी और नई टेरिटरी सब आ जाती हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ना बोल के टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। और जब भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाए तो उसमें यूनियन टेरिटरीज जुड़ी हुई नहीं है। ये स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज पहले शेड्यूल में लिखी हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि नए स्टेट्स बनाने और स्टेट्स के एडमिशन की उसके पास छूट है। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ से किसी नई स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ सकता है और नए स्टेट स्टैब्लिश कर सकता है जैसा वो चाहे उस हिसाब से। इसी तरह से पार्लियामेंट ने फ्रेंच सेटलमेंट जो पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम की हैं और जो पोर्चुगीज सेटलमेंट गोवा, दीव, दमन और सिक्किम की हैं उनको इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जोड़ा। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नई स्टेट्स बना पाए पुरानी और एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करके। इसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का हुआ। नए स्टेट्स बनाने के लिए या बाउंड्रीज ऑल्टर करने के लिए एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन वाला बिल लाना होता है। प्रेसिडेंट इस बिल को रेफर करता है, उसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इसको भेजता है, उसके ओपिनियन और एक टाइम लिमिट फिक्स करता है उसका ओपिनियन वापस लेने के लिए। पार्लियामेंट पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ट करे स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ पे इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल में। उसको बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के। लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरीज़ का प्रायर ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है, वो स्टेट यूनियन अपने हिसाब से भी कर सकती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 56 जो है उसने बाउंड्रीज कई राज्यों की चेंज की थी। एक नया राज्य बनाया था केरला का, मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोची, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ और विंध्य प्रदेश को आपस में जोड़ के 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई थी। फिर 60 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बॉम्बे को 2 हिस्से में तोड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र के। 62 में नागालैंड एक अलग राज्य बना। 66 में पंजाब डिवाइड हुआ हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी को एक राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। 70 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, और ये 3 राज्य हैं, और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरीज़ ये सब 71 में बनी। और 86 में 15 साल बाद मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। सिक्किम को 36वें अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के भारत का हिस्सा बना लिया गया था। 87 में गोवा एक अलग राज्य बना भारत का। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल 8 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को नए भारत के राज्य बने। 30 जुलाई 13 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश तोड़ के। 2 जून को मान लिया गया और 30 जुलाई को ये चीज़ प्रपोज की गई। इसके बाद सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप की बात करता है पूरे देश के लिए।
हर वो आदमी जो डोमिसाइल है भारत के किसी एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय पे, या भारत की टेरिटरी में पैदा हुआ, या जिसके पेरेंट्स कोई एक या दोनों अगर भारत की टेरिटरी में पैदा हुए, या फिर वो आदमी जो भारत में आमतौर पे रह रहा है भारत की टेरिटरी में 5 साल से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के 5 साल से अगर रह रहा है, या फिर वो लोग, ये सब लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से सिटीज़न बन सकते हैं। अगर कोई सिटीज़न नहीं है भारत का तो उसको फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से 15, 16, 19, 29 और 30 ये नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं ये मौका कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर या एमएलए बन पाए। ये सिर्फ सिटीजन्स के पास है। इवन वोटिंग भी सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते हैं। अगर कोई एनिमी एलियन है तो उसको जो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं क्लॉज 1, 2 के 22वें आर्टिकल के अरेस्ट डिटेंशन वाले, उनमें भी कोई छूट नहीं है। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था वो सिटीजनशिप पाने के तरीके बताता है। तो हर वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ है जनवरी 2050 के बाद, वो भारत का सिटीज़न है अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक भारत का सिटीज़न था उसके जन्म के समय। कोई भी आदमी जो भारत के बाहर था 26 जनवरी 1950 या उसके बाहर, वो भारत का सिटीज़न बाई डिसेंट बन सकता है अगर उसके पिताजी भारत के सिटीज़न थे जब वो आदमी पैदा हुआ तब। कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है सिटीज़नशिप के लिए या रजिस्टर कर सकता है सिटीज़नशिप के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, अगर जो कंडीशन दी गई है वो पूरी करता है। अगर कोई आदमी 7 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहा है भारत में और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी एक इंडियन लैंग्वेज की जानकारी है, तो वो नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीज़नशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। अगर वो सिटीज़न नहीं है भारत का, अगर वो उस देश के किसी का सिटीज़न नहीं है जो भारत में नेचुरलाइजेशन से सिटीज़न बनने को रोकता है। अगर कोई नया एरिया भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के लोग अपने आप भारत के सिटीज़न बन सकते हैं। भारत की सिटीज़नशिप छोड़ी जा सकती है अगर रिनाउंस कर दी जाए या टर्मिनेट हो जाए या फिर डिप्राइव कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन केसेस में। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे आ जाते हैं। 6 मुख्य हैं: इक्वालिटी, लिबर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी को भी इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं कर सकती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं कर सकती है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं जब प्रेसिडेंट, गवर्नर जो कि किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है अपनी परफॉर्मेंस ऑफ पावर और ड्यूटी के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ उनके ऑफिस के टर्म में, सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ जब तक वो ऑफिस में हैं। उससे पहले उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगर सिविल प्रोसीडिंग करनी है। इम्पीचमेंट से ये सब चीज़ें नहीं रोकती हैं और प्रेसिडेंट या गवर्नर का इम्पीचमेंट हो सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के केस में। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर दिए जाते हैं फॉरेन एम्बेसडर या सॉवरेंस को इंडिया में। इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी दी जाती है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल की दी जाती है इक्वल सर्कमस्टांसेस में बिना डिफरेंशिएशन के। इसके बाद 15वां आर्टिकल कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, और किसी भी सिटीज़न को इन सब केसेस के हिसाब से किसी भी डिसेबिलिटी या लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशन के हिसाब में नहीं फंसना पड़ेगा। कोई एक्सेस शॉप या रेस्टोरेंट, होटल, एंटरटेनमेंट की जगह, कुआं, पानी की टंकी, नहाने के घाट, सड़कें, पब्लिक रिसोर्ट, कहीं पे भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक्सेस में नहीं किया जाएगा जनरल पब्लिक यूज़ की जगहों में। ये आर्टिकल स्टेट को किसी भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए महिलाओं या बच्चों या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रोकता नहीं है।
इसके बाद आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गारंटी करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन्स को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में स्टेट ऑफिस में, और किसी भी सिटीज़न को रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा इन जगहों पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके बाद मंडल कमीशन, 9 जज बेंच एक सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी के केस में निकली थी, उसी को मंडल कमीशन केस कहते हैं। रिजर्वेशन का मुद्दा था। आर्टिकल 16 का चौथा प्रोविज़न कहता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन नहीं करता है, एक कास्ट भी एक क्लास हो सकती है। बैकवर्डनेस को समझने के लिए आर्टिकल 16 का चौथा पार्ट सोशल एस्पेक्ट को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल एजुकेशनल दोनों। इनकम या प्रॉपर्टी मेजर लिया जा सकता है सोशल एडवांसमेंट के लिए, और क्रीमी लेयर का मुद्दा दिया गया था, उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा। जो रिजर्वेशन इस आर्टिकल में 16 पार्ट 4 में दिए जाते हैं ये 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, और इनिशियल अपॉइंटमेंट ही नहीं, ये बाद में प्रमोशन में भी काम आएंगे। मंडल कमीशन 1979 में BN मंडल जो कि MP थे और पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे एक बार बिहार के, उनके अंडर में रखा गया था। और 77वां अमेंडमेंट जो था वो प्रमोशन का रिजर्वेशन कंटिन्यू करता है SC ST के लिए। बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी को डिफाइन तो कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जैसा उस शब्द का कॉनोटेशन है उस हिसाब से लिया जाएगा। आर्टिकल 18 टाइटल्स अबॉलिश करता है और स्टेट को कोई भी किसी को टाइटल देने को से रोकता है। ये बैन सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है और किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं है, वो टाइटल्स दे सकते हैं। स्टेट को कोई मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन देने के लिए नहीं रोका जा रहा है, अन्य टाइटलों से बाहर किया जा रहा है। डिस्टिंक्शन या अवार्ड देना उसको टाइटल की तरह लेना नहीं है। जैसे भारत रत्न या पद्म विभूषण को टाइटल की तरह कोई यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन में नहीं रखा गया है। आर्टिकल 19 6 तरह के फ्रीडम देता है हर एक सिटीजन को, स्पीच और एक्सप्रेशन का, असेंबली विदाउट आर्म्स का, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का, मूवमेंट एंड टेरिटरी का, रेजिडेंस और सेटलमेंट का टेरिटरी में, प्रैक्टिस या प्रोफेशन का किसी भी ऑक्यूपेशन के, ट्रेड या बिजनेस के। स्टेट कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के कारणों से, और सिक्योरिटी जो है स्टेट की और जो फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स से रखने हैं, और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी के केस में, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस के केस में स्टेट रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है इन सब फ्रीडम्स पे। एसोसिएशन बनाने के अगर वो सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को तोड़ता है तो उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, या पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ होते हैं अगर वो सब। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या रेजिडेंस या सेटलमेंट के जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए अलग हैं और जनरल पब्लिक के लिए अलग हैं। प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टेट बता सकता है, अगर कोई प्रोफेशन कोई करता है या ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस में है उसके लिए। किसी भी सिटीजन को किसी बिजनेस या इंडस्ट्री से दूर रख सकता है गवर्नमेंट अगर चाहे तो। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कोई अलग प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है, जो आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 20 एक प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के केस में। इसमें कुछ खास प्रोहिबिशंस हैं, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, मतलब कि पहले कोई क्राइम किया गया और बाद में कोई अगर लॉ बन के आता है, जिसको कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन बोलते हैं, वो अलाउड नहीं है।
डबल जेपर्डी या पनिशमेंट एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा अलाउड नहीं है। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस देने का कंपल्शन ये भी अलाउड नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती बोला जाए कि वो अपने खिलाफ ही गवाही या सबूत दे। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो चिल्ड्रन के लिए है 6 से 14 साल के उम्र के, उसको एक फंडामेंटल राइट बनाता है। ये 86 व 86 अमेंडमेंट जो 2002 में किया गया उसके अंतर्गत हुआ। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी इंसान को लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रखा जाएगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से। ड्यू प्रोसेस क्लॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कोर्ट ने अज्यूम करता है कि पावर देता है कोर्ट को किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का, अगर वो लॉ किसी आदमी को लिबर्टी और रीजनेबलनेस और फेयरनेस नहीं देता है लिबर्टी में, तो फिर उसको हटाने के लिए उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह सकता है। अगर ड्यू प्रोसेस से वो लॉ नहीं बना है तो लॉ बनने की प्रोसेस का भी रोल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, और दूसरे केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जो लॉ बन गया है उसी हिसाब से कोर्ट को फॉलो करना है। इसीलिए इंग्लैंड के जो कोर्ट हैं जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से चलते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को इनवैलिडेट करने की। भारत में एक गोपालन केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम किया। मेनका गांधी का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई लॉ स्टेट बनाता है, वो अगर किसी इंसान को डिप्राइव करता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसे दूर करता है, तो एक ऐसा प्रोसीजर बनना चाहिए कि उस तरह का डिप्रिवेशन आर्बिट्रेरी, अनफेयर और अनरीजनेबल तरीके से ना किया जा सके। इसीलिए उस तरह के लॉ को इनवैलिडेट किया जा सकता है अगर वो वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करना पड़ेगा लॉ को, ऐसा कोर्ट कहता है मेनका गांधी के केस में, लेकिन गोपालन केस में इंग्लिश कॉन्सेप्ट को मानता है। इसके बाद आर्टिकल 22 से कहता है कि किसी को भी जेल में नहीं रखा जाएगा बिना उसे इन्फॉर्म किए कि उसके गुनाह क्या हैं। किसी भी इंसान को कंसल्ट करने का अपने लीगल प्रैक्टिशनरों को मौका दिया जाएगा, ऐसे ही अरेस्ट में नहीं रखा जाएगा। किसी को भी अगर डिटेन किया गया है, कस्टडी में रखा गया है, तो उसे सबसे पास के मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये 24 घंटे जर्नी का टाइम छोड़ के हैं जहां पे उनको रखा गया है और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जहां है, और बिना किसी मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के इससे लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, कस्टडी में नहीं रखा जाता है। ये जो सेफगार्ड है ये एनिमी एलियन के पास नहीं है, और अगर कोई अरेस्ट किया गया है किसी लॉ के अंदर और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं मिलता है तो उसके पास भी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी लेजिस्लेचर के थ्रू एक नया लॉ बनाता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस या फिर सप्लाई और सर्विसेज जो कि कम्युनिटी के लिए एसेंशियल हैं, या फिर डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स, तो फिर ये चेंज किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का 22वें आर्टिकल का लॉ। फिर आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, भिखारियों के केस में या और अन्य इस तरह के बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट करता है। देश जो है कोई कंपलसरी सर्विस जो पब्लिक पर्पस के लिए है वो इम्पोज कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई सर्विस बनाने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास या किसी क्रीड, किसी बात के लिए। स्पेशल प्रोविज़न है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, वो आर्टिकल 24 में दिए गए हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है किसी फैक्ट्री या माइन या हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी। इसके बाद आर्टिकल 25 से 28 हैं, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि कॉन्शियंस का फ्रीडम है हर एक को,
और प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का या प्रोपोगेट करने का किसी भी धर्म को सबके पास फ्रीडम है। बस इसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को ये सब चीज़ें नुकसान ना पहुंचाती हों। आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को। राज्य को ये ताकत, देश को ताकत मिलती है, और कोई सोशल रिफॉर्म को सामने रख सकता है, और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको खोल सकता है पब्लिक कैरेक्टर सारे हिंदू सेक्शंस के लिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहेगा तो। आर्टिकल 26 ये गारंटी करता है सारे रिलीजियस ग्रुप्स को पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ के कारण हो सकते हैं। तो हर एक इंसान को या रिलीजियस ग्रुप को ये आज़ादी है कि वो कोई इंस्टीट्यूशन बना सके रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए और उसे मेंटेन कर सके, रिलीजन के मैटर्स को मैनेज कर सके खुद ही, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन या एक्वायर कर सके, लॉ के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सके। देश जो है कंपेल नहीं करेगा किसी सिटीजन को कोई अलग टैक्स देने के लिए मेंटेनेंस या प्रमोशन, अगर वो किसी रिलीजन का या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का करता है तो। कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अगर वो स्टेट फंड से भी चल रहा हो पूरी तरह तो नहीं दिया जा सकता है। स्टेट फंड का अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। अगर कहीं पे कोई रिलीजियस कम्युनिटी माइनॉरिटी में है तो संविधान उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके कल्चर और रिलीजियस इंटरेस्ट के लिए स्टेट को कहता है, और कहता है कि स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता है, कोई कल्चरल फोर्स नहीं इम्पोज कर सकता है उस कम्युनिटी के कल्चर को चेंज करने के लिए। ये आर्टिकल 29(1) कहता है। इस तरह की हर एक कम्युनिटी को राइट होगा अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, और राज्य इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी इस तरह का चला रही है, और ये नहीं कह सकता है कि क्योंकि इसका मैनेजमेंट रिलीजियस कम्युनिटी के पास है तो स्टेट उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करे। ये आर्टिकल 30 है। अगर स्टेट कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है जो किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की है तो उसे पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा आर्टिकल 30 पार्ट 1A में लिखा है। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर के एक्शन के अगेंस्ट भी हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जैसे कि अम्बेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, वो आर्टिकल 32 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। वो हर एक नागरिक को ये पावर देता है कि वो कोर्ट के पास जाए और अपने राइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात का सवाल पूछ सके। इसके अलावा हैं कुछ रिट्स। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जुडिशरी को कुछ रिट्स की ताकत दी गई है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई हैं ताकतें। सुप्रीम कोर्ट ये रिट पास कर सकता है फंडामेंटल राइट के इम्पोजिशन के लिए, और हाई कोर्ट भी कर सकता है और फंडामेंटल राइट के इम्पोजिशन के लिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और इलीगैलिटी या इंजरी भी चल रही है उसके लिए भी हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट पास कर सकता है किसी भी इंसान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती हैं, लेकिन हाई कोर्ट रिट पास कर सकता है सिर्फ इंसान के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, अगर वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आती हैं उस हाई कोर्ट की, तभी उसके बाहर के लोगों के खिलाफ वो रिट नहीं पास कर सकता। हेबियस कॉर्पस एक रिट है, वो ये कहती है कि अगर किसी इंसान को ने किसी दूसरे इंसान को डिटेन किया हुआ है या किसी एक एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को डिटेन किया हुआ है तो उसको कोर्ट के सामने लाने की रिट है।
जिससे कि कोर्ट को ये पता चल पाए कि इसको क्यों डिटेन या कन्फाइन किया गया है, और अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है इस इम्प्रिजनमेंट का तो उस आदमी को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि हेबियस कॉर्पस कहता है टू हैव अ बॉडी। ये रिट किसी एक ऑफिशियल को या प्राइवेट पर्सन को दी जा सकती है जिसने किसी और आदमी को कस्टडी में रखा है। इसके बाद है मैंडमस, जिसका मतलब है कमांड। ये कमांड करता है जिसको कि ये लिखा जा रहा है उसको कुछ पब्लिक या क्वाजी पब्लिक लीगल ड्यूटी करने के लिए जो कि उसने मना कर दिया है परफॉर्म करने से, और उसका परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी और लीगल रेमेडी के लिए, कोई सही लीगल रेमेडी के लिए इनका परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैंडमस किसी राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जो राज्य का है उनके खिलाफ नहीं दिया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए जो उनकी ऑफिस में पड़ती हैं उनके अगेंस्ट कमांड नहीं कर सकता है कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट को। एक प्रोहिबिशन की रिट है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को देता है, उसको फॉरवर्ड करते हुए कि वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर सकता है जहाँ पे उसके ज्यूरिसडिक्शन के वो बाहर जा रहा है, और जो उसके लीगली वेस्टेड ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है उसके बाहर के एरिया को वो यूसर्प करता है। तब मैंडमस अवेलेबल नहीं है सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ही, मैंडमस को और भी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, जबकि प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी दोनों ही सिर्फ जुडिशियल और या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ही इशू किए जा सकते हैं। तो जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट ही प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी किया जा सकता है, सर्टियोरारी किया जाता है कोई ऑर्डर बैन या क्वैश करने के लिए या किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के डिसीजन को ओवर रूल गलत मानने के लिए, जबकि प्रोहिबिशन किया जाता है किस प्रोहिबिट करने के लिए किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कि वो कोई ऐसा डिसीजन या ऑर्डर ना दे पाए। प्रोहिबिशन पेंडेंसी के समय पे होता है किसी प्रोसीडिंग के जब ऑर्डर नहीं दिया जाता गया है उससे पहले, और सर्टियोररी ऑर्डर दिए जाने के बाद का है। इसके बाद है क्वो वारंटो, जिसमें कि कोर्ट इंक्वायर करता है लीगैलिटी पे किसी क्लेम की, जिसमें कि कोई पार्टी ऑफिस असर्ट कर लेती है और उसको बाहर निकाला जा सकता है अगर क्लेम सही नहीं माना जाता है। तो किन कंडीशंस में क्वो वारंटो दिया जा सकता है? ऑफिस जिसके अगेंस्ट वो दिया जा रहा है वो पब्लिक होना चाहिए, वो किसी स्टैच्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ होना चाहिए, ऑफिस जो है वो सब्सटैंटिव होना चाहिए और कोई फंक्शन या एम्प्लॉयमेंट का नहीं होना चाहिए सर्वेंट एट विल पे, किसी एक का दूसरे पे निर्भर ना हो। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या किसी स्टैच्यूट या स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रावेंशन, उसके खिलाफ कोई हरकत की जा रही हो अपॉइंटमेंट में किसी आदमी के, उस केस में। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इनमें आती हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है मॉडिफाई करने के लिए एप्लीकेशन किसी का फंडामेंटल राइट्स की आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के केस में, जिससे कि उनकी ड्यूटीज़ प्रॉपरली डिस्चार्ज किया जा सके और वो डिसिप्लिन रहें आपस में। ये आर्टिकल 33 कहता है। 33-34 दोनों ही इन्हीं लिमिटेशंस की बात करती हैं। अगर कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है तो पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर सकती है किसी इंसान को यूनियन और स्टेट की सर्विस में, ये आर्टिकल 34 कहता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर सकता है वो सस्पेंड रह सकते हैं इमरजेंसी के केस में, आर्टिकल 352 के में अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो। इसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हर एक सिटीजन को दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इसमें एक पेनल्टी का केस आता है अगर डिले करती है इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को देने में सरकारें।
इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने के लिए। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें सबसे पहले ये पार्ट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सोशल या इकोनॉमिक बेस है जेन्युइन डेमोक्रेसी का। ये 3 तरह की हो सकती हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये स्टेट से बोलती हैं कि एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबको मिले, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना हो पाए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ और मटेरियल रिसोर्सेज का, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए आदमी औरत सबको समान मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड हो लिविंग का और लेजर सब लोगों को बराबर का मिले, नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलें बच्चों और यूथ को जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, एफर्ट्स करने के लिए जिससे कि राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट, सिकनेस या ओल्ड एज के केस में वो पक्का हो जाए। इसके अलावा गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ये गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन से लिए गए हैं। इसमें विलेज पंचायत बनाने की बात करनी जाती है जिससे सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स की तरह वो फंक्शन कर सकें। एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनका प्रमोशन होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ड्रग्स और अल्कोहल या और अदर इंटॉक्सिकेंट्स का प्रोहिबिशन होना चाहिए। काऊ काव्स या मिल्च कैटल के स्लॉटर को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। लिबरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम होना चाहिए पूरे देश का। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए 14 साल के सब बच्चों को। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है देश का, उसे हम लोग को बचा के रखना है। उसी तरह मॉन्यूमेंट्स या आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें हैं उनका भी प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का असली सिग्निफिकेंस है कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री की वो बना के रखना चाहते हैं और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी ताकत कम नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद कुछ जो फ़र्क हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट जो हैं वो लिमिटेशन है स्टेट एक्शन के ऊपर, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लेजिस्लेशन चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिए हुए हैं सिटीजन्स को। डायरेक्टिव्स इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में और कोई जस्टिसिएबल राइट की तरह इन्हें नहीं यूज़ कर सकता है इंडिविजुअल, जबकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ऐसा आर्टिकल 32, 37 और 226(a) कहता है। 226(1) कहता है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में तो फंडामेंटल राइट कोर्ट में प्रिवेल करेंगे। 42वां आर्टिकल जो है अमेंडमेंट, जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो है कि जो डायरेक्टिव्स हैं हालांकि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन नहीं कहे जाएंगे अगर वो कॉन्ट्रावीन करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 14 और 19 हैं उनको भी वो हटा नहीं सकते। 14 और 19 हमेशा रहने ही चाहिए। उनको तोड़ने वाले कोई अगर नया अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरह से जो प्राइमेसी दी जा रही है डायरेक्टिव्स को फंडामेंटल के आगे, ये फॉइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट का जो मिनर्वा मिल केस में जो डिसीजन है उससे, जो कहता है कि आर्टिकल 31C अगर 39B और C को लागू करने के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर तो 31C को आप रोक सकते हैं। 31C के हिसाब से आप किसी लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसके अलावा फिर कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो आर्टिकल 4 के बाहर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी बात अगली बार करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।